Good morning, students. Hope you all are fine. Today we will discuss about the contraceptive method. तो बेटा आज के टॉपिक में हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में पढ़ेंगे, ओरल पिल्स के बारे में पढ़ेंगे। कल भी मैंने आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में कुछ बताया था, तो आज जो है हम कुछ और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, और आपको पता ही है ये आपका 12th क्लास का रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर जो है चला हुआ है। अब देखो बेटा, उसमें हमने क्या पढ़ा था, आईयूडीएस, इंट्रायूट्राइन डिवाइस वगैरह के बारे में पढ़ा था बेटा, कुछ केमिकल मेथड के बारे में पढ़ा था। तो इंट्रायूट्राइन डिवाइस के अंदर एक चीज आती है कॉपर टी। कॉपर टी क्या होती है? ये एक टी लाइक स्ट्रक्चर होता है और क्या है, टी शेप की बनी होती है। अब ये क्या करती है, इसको क्या करते हैं, हाँ, ये क्या है, फीमेल बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दी जाती है। अब जैसे ये जो टी लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या किया, यहाँ पे क्या है, बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दी। अब ये यहाँ से फेलोपियन ट्यूब के जो ये रास्ता है फेलोपियन ट्यूब का, इसको क्या कर देगी, ये ब्लॉक कर देगी। अब फेलोपियन ट्यूब का ये जो यहाँ सपम जाने का रास्ता था, यहाँ से जो सपम जा सकते थे, वो क्या हो गया, उनकी जाने का रास्ता क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अब आगे रास्ता नहीं है तो क्या है, ये कॉपर टी इसको क्या करेगी, बिल्कुल ब्लॉक कर देगी। अब आपको पता है कि जो ओवरी के अंदर, अब यहाँ पे क्या है, ये ओवरी है, यहाँ पे क्या बनते हैं, ओवा बनते हैं बहुत सारे, और इसको क्या है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है फेलोपियन ट्यूब के, इस ओवा को यहाँ लाके एम्पुला के अंदर, आपको पता है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है ना, फर्टिलाइजेशन एम्पुला एक जगह होती है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या है, बाद में इम्प्लांटेशन होती है। जो बेबी है वो बाद में क्या है, ये यूट्रस लाइनिंग जो होती है इनसे इम्प्लांट होता है। ठीक है ना। अब इसको जाने का, भाई स्पर्म जाने का रास्ता हमने रोक दिया उसके अंदर कॉपर टी डाल के, तो क्या है, वहां से क्या है, प्रेगनेंसी के चांसेस क्या हो जाएंगे, बिल्कुल लेस हो जाएंगे। तो इंसर्ट नॉन मेडिकल आईयूडी एंड कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। अब इसके अंदर क्या होगा, ये जो है फॉर एग्जांपल प्रोजेस्टेरोन NG20, और एक क्या होती है, ये कॉपर लोड, क्या होती है भाई, CU और CU7, मतलब कॉपर टी क्या है, कॉपर 7 और मल्टी लोड्स 375। मतलब ये डिवाइस क्या है, फीमेल बॉडी के यूट्रस के अंदर है इंसर्ट कर दी जाती है। अब ये इंसर्ट करेंगी तो क्या होगा, ये स्पर्म, ये कुछ क्या होती है, स्पर्म को ऊपर भी नहीं जाने देंगी। इससे स्पर्म क्या है, उसकी जो मोबिलिटी है, जो मूवमेंट है, उसके अंदर कमी आएगी, मतलब स्पर्म मूव करके ऊपर तक नहीं चढ़ पाएगा। अब बात आती है इनर्ट आईयूडी। भाई इंट्रा यूटराइन डिवाइस जब फीमेल बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दी जाती है तो वो क्या करती है, व्हेन प्लेस्ड इन यूट्रस कॉजेज इन्फ्लामेशन लोकल, फीमेल रिलीज केमिकल्स दैट फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। अब बात को समझो, ये क्या कह रहा है, व्हेन प्लेस्ड इन यूट्रस कॉज इन्फ्लामेशन। अगर कोई भी आईयूडी फीमेल बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं तो सबसे पहला उसका इफेक्ट क्या आता है, इन्फ्लामेशन होती है। मतलब बॉडी के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर क्या है, स्वेलिंग आ सकती है। ठीक है भाई, भाई वो क्या है, मेटल की चीज अगर बॉडी के अंदर हम इंसर्ट कर रहे हैं तो वो हो सकता है कहीं ना कहीं से उसको पेन भी करे, कहीं से कहीं उसको चुभ भी सकती है वो, है ना। तो इन्फ्लामेशन हो सकती है। और दूसरा क्या है, फीमेल रिलीज केमिकल्स दैट फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। अब इससे क्या है, कुछ केमिकल ये रिलीज करते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइस, जो कि फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, यानी फैगोसाइटोसिस का मतलब है स्पर्म को ये जो केमिकल्स है वो किल कर देते हैं, यानी इनको स्पर्मेटिसाइड्स भी बोलते हैं। जैसे कुछ क्रीम्स वगैरह ये का हम यूज कर रहे थे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, तो यहाँ पे क्या है, ये फैगोसाइटोसिस का जो है रोल प्ले करती है, यानी स्पर्म को किल करने का। समझे बात। अब बात आती है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर इसने क्या बताया, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस। अब देखो,
रिलीजिंग कॉपर टू आयंस। अब ये कॉपर टू आयन रिलीज करेगी, कॉपर टी, ठीक है। फिर इससे क्या होगा बेटा, क्या क्या फंक्शन होगा, रिड्यूस स्पर्म मोटिलिटी। अब क्या है, आपको पता है कि जो स्पर्म है वो मुंह करके ऊपर की तरफ जाते हैं, यूट्रस की तरफ जाते हैं। अब ये स्पर्म की मोटिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। भाई कॉपर टू आयन से क्या होगा, जो स्पर्म है उसकी मोटिलिटी मूविंग कंडीशन क्या होगी, रुक जाएगी, कम हो जाएगी। हैंस द फैगोसाइटोसिस, ये यहाँ पे क्या है, फैगोसाइटोसिस का काम करेंगे। इट रिड्यूस फर्टिलाइजिंग एबिलिटी ऑफ स्पर्म। अब ये जो कॉपर टू आयन है ये स्पर्म की जो फर्टिलिटी पावर है उसको कम कर देता है। क्या कर देता है बेटा, स्पर्म की फर्टिलिटी पावर को ये कम कर देते हैं कॉपर टू आयन, ठीक है। कि भाई वो ओवम के साथ जैसे ही फर्टिलाइज करेगा तो वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर अपने आप प्रेगनेंसी स्टॉप हो गई। दूसरी चीज, बाई अल्टरिंग सर्टेन प्रोटीन्स ऑन द स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और क्या होगा, उसके अंदर से जो भी, मतलब आपको पता है कि स्पर्म जो है प्रोटीन का बना होता है। अब प्रोटीन का बना होता है तो जो कॉपर टू आयंस है वो क्या करेंगे, उसके अंदर क्या कर देंगे, जो प्रोटीन है उसको एक, मतलब उसके पॉइंट को अल्टर्ड कर देंगे, थोड़ा चेंज कर देंगे। चेंज होने से उसकी जो मोबिलिटी है, जो मूविंग होने की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि जो स्पर्म है ओवम तक जाता है तो वो मूव करके ही जाता है। अब बात आती है हार्मोनल आईयूडीएस, आईयूडीएस दैट रिलीज हार्मोन। अब ये जो आईयूडीएस है क्या है, कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं। क्या क्या, अब एनसीईआरटी के अंदर क्या दे रखा है, इट प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय अल्टरिंग द सर्विकल म्यूकस एंड मेकिंग द यूट्रस अनस्टेबल फॉर इम्प्लांटेशन। अब जो ये डिवाइस होती है ना बेटा, वो यूट्रस को अनस्टेबल बना देती है जिससे इम्प्लांटेशन ना हो सके। भाई यूट्रस है, यूट्रस की लाइनिंग क्या होती है, एंडोमेट्रियम जो है पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती। और एंडोमेट्रियम पूरी तरह से फिर डेवलप नहीं हो पाएगी तो वो क्या है, उसको ना तो उसके अंदर, यूट्रस के अंदर क्या है, अच्छी तरह से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बन पाएंगे, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन भी नहीं बन पाएंगे, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी नहीं बन पाएंगे, ठीक है बेटा, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी नहीं बन पाएगा। तो उससे क्या है, ऐसा होने से क्या है, प्रेगनेंसी अपने आप क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अब दूसरी चीज ये क्या कहता है कि मेक इट अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। भाई जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो इसको अनसुटेबल बना देता है इम्प्लांटेशन के लिए। यानी जो बच्चा इम्प्लांट होना था गर्भ के अंदर वो अच्छे से इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। रिड्यूस फेलोपियन सीलिया मोटिलिटी, जो फेलोपियन के अंदर जो मोटिलिटी है इसकी वो क्या हो जाएगी, इसके सीलिया की मोटिलिटी, मूविंग करने की पावर क्या है, कम हो जाएगी। इफेक्ट ऑन ओवरी एंड ओवुलेशन अब्सेंस। अब भाई ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिंथेसिस होंगे बॉडी के अंदर तो क्या होगा, इससे इससे क्या होगा, ओवुलेशन नहीं हो पाएगा। अगर ओवुलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं हो पाएगी, सीधी सी बात है। अब बात आती है जो सर्विकल म्यूकस है वो क्या है, मोटा ठीक हो जाएगा, म्यूकस की अमाउंट ठीक हो जाएगी जिससे स्पर्म नहीं ऊपर जा पाएंगे। नो फॉलिकल ग्रोथ, फॉलिकल भी नहीं बन पाएंगे ओवरी के अंदर। अगर फॉलिकल नहीं बनेंगे तो ओवा नहीं बनेगा, ओवा नहीं बनेगा तो फर्टिलिटी नहीं हो पाएगी बेटा। नो एस्ट्रोजन, एंडोमेट्रियम थिकन, भाई एस्ट्रोजन हार्मोन भी नहीं बनेगा। अब एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं बनेगा तो उसके अंदर फर्टिलिटी के कोई चांस नहीं है, ठीक है। अब बात आती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब जो ये जो मेथड आप पढ़ रहे थे ये क्या थे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड थे, यानी जो बॉडी के अंदर इंसर्ट कर रखी थी ना कॉपर टी वगैरह। अब बात आती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से एक बात क्लियर हो रही है, जो भी मुंह से कोई भी पिल्स वगैरह, कोई दवाई वगैरह खाई जाए वो किसके अंदर आते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर आती है वो चीजें। पॉपुलरली नाउन पिल्स अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट। अब बेटा ऐसी जो दवाइयां होती हैं वो टैबलेट की फॉर्म में होती हैं। ओरल पिल्स किसकी फॉर्म में है, टैबलेट की फॉर्म में। अब ये पिल्स क्या है, टू टाइप की पिल है। एक तो स्टीरोइडियल पिल्स है, स्टीरोइड हार्मोन जिनके अंदर प्रेजेंट है, और एक नॉन स्टीरोइड पिल्स है। अब जो नॉन स्टीरोइड पिल है उसके अंदर एक पिल्स आती है, उसके अंदर पिल्स कौन सी आती है, सहेली। उसका नाम क्या है बेटा, सहेली। अब जो ये सहेली पिल है इसके अंदर कोई भी स्टीराइड प्रेजेंट नहीं है।
अब दूसरी स्टीरोइडियल पिल्स कौन सी है? एक तो प्रोजेस्ट्रोन, जो कि प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन का लेवल, मतलब कोई भी टैबलेट ली और बॉडी के अंदर प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन का लेवल उसने बढ़ा दिया। जैसे वर्क लाइक ए हार्मोन आईयूडीएस, कंबाइंड पिल्स, कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जिसके अंदर प्रोजेस्ट्रोन भी रहेगा और एस्ट्रोजन भी रहेगा। क्या क्या रहेगा? प्रोजेस्ट्रोन भी रहेगा और एस्ट्रोजन भी। अब फीमेल बॉडी के अंदर जब प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजन दोनों रहेंगे तो सीधी सी बात है उस कंडीशन में प्रेगनेंसी उसको हो ही नहीं सकती। अगर वो ये ऐसी पिल लेती है, ऐसी दवाइयां लेती है, तो फिर वो क्या है, प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। समझे ना बात? वर्किंग ऑफ द स्टीरोइडियल पिल्स, कंबाइंड पिल्स, भाई कुछ तो कंबाइंड पिल्स है, कंबाइंड पिल का नाम क्या बताओगे? कि भाई जिसके अंदर स्टीरोइड मतलब सॉरी प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन का कॉम्बिनेशन है, वो क्या है बेटा? कंबाइंड पिल है। डोज क्या है इसकी? इट इज टेकन फॉर 21 डेज स्टार्टिंग विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, डे 1 डे 5। अब जो ये दवाइयां जो लेनी होती है, यानी जो ओरल पिल्स, ये 21 दिन तक लेनी होती है। कितने दिन तक लेनी होती है बेटा? महीने में 21 दिन तक लेनी होती है। विद इन द फर्स्ट स्टार्टिंग विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, डे 1 टू डे 5। ये डे 1 से डे 5 से क्या करनी पड़ती है? स्टार्ट करनी पड़ती है भाई ये गोली लेनी। अब डे मतलब क्या है? जैसे मेंस्ट्रुअल फेज हुई उसकी फर्स्ट डे, मतलब 5 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल चली, तो 5वें दिन से 21वें दिन तक ये जो है दवाइयां आपको मतलब लेनी पड़ेंगी। फिर ये क्या करेंगी? बॉडी के अंदर प्रोजेस्ट्रोन का भी लेवल बढ़ा देंगी और एस्ट्रोजन का भी लेवल बढ़ा देंगी। अब 21 दिन तक क्या है, हमारी बॉडी क्या है, ऐसी चीज हमारी बॉडी के अंदर, अगर वो दवाइयां हमने 21 दिन तक ले ली तो 2-4 दिन या 5 दिन तक या 8 दिन तक लेने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब 21 और 7 28 या 7-8 दिन तक फिर बाद में लेने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जो प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो बना रहता है बॉडी के अंदर। और उस कंडीशन में दोबारा से एंडोमेट्रियम लेयर भी बनना स्टार्ट हो जाती है। फिर दोबारा से क्या है, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है फिर आने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर 5 दिन का गैप छोड़ के फिर वो टैबलेट जो है फिर लेनी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। अब क्या होता है उस कंडीशन में, जो आपको रेड कलर की दिखाई दे रही है कि आयरन टैबलेट है। क्या है बेटा? आयरन टैबलेट। भाई जो भी फीमेल के अंदर ब्लड लॉस वगैरह होता है तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए आयरन पिल्स दी जाती है महिलाओं को। आंगनबाड़ी में तुम देखना रेड रेड कलर की आपको टैबलेट्स मिलेंगी, वो आयरन पिल्स इसलिए दी जाती है ताकि फीमेल के अंदर ब्लड की कमी ना हो। अब ये क्या कह रहा है, एक बार देखो इसने क्या बताया। डे 5th अप टू 25 डे, भाई 5वें दिन से 25वें दिन तक, फॉर 21 डेज प्रोजेस्ट्रोन एंड एस्ट्रोजन लेवल इन द बॉडी फॉर 21 डेज मेक द एंडोमेट्रियम। भाई जो 21 डेज के बाद क्या बननी स्टार्ट हो जाती है? एंडोमेट्रियम लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है। वही एंडोमेट्रियम लेयर अगर बननी स्टार्ट होगी तो इसका मतलब फिर प्रेगनेंसी के चांसेस 0 है, फिर दोबारा से उसको मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। आफ्टर 21 डेज यानी 21 डेज पिल स्टॉप, भाई 21 दिन के बाद फिर ये दवाई लेनी बंद कर देनी चाहिए। नो प्रोजेस्ट्रोन एंड एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम ब्रेक, भाई कोई भी प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स इसमें नहीं प्रोड्यूस होगा 21 दिन में, और एंडोमेट्रियम फिर ब्रेक हो जाएगी। ओनली मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल सीन, फिर दोबारा से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी। आफ्टर ए गैप ऑफ 7 कंटिन्यू अगेन, फिर 7 दिन का गैप देके फिर दोबारा से दवाइयां स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है। अब बात आती है फंक्शन ऑफ द ओरल कंट्रासेप्टिव। अब जो ये ओरल कंट्रासेप्टिव हो उनके क्या फंक्शन है? तो प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, एंडोमेट्रियम ब्रेक। भाई ये एंडोमेट्रियम को क्या करेंगी? मतलब प्रिवेंट इम्प्लांटेशन यानी इम्प्लांटेशन को रोकेंगी। भाई यूट्रस के अंदर कोई भी मतलब इम्प्लांटेशन होगी ही नहीं। ठीक है। और एंडोमेट्रियम क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी? ब्रेक। प्रिवेंट ओवुलेशन, अब बॉडी को के अंदर ऑलरेडी प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजन हार्मोन दिया जा रहा है। अब प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जब ऑलरेडी दिया जा रहा है तो क्या होगा? ओवुलेशन नहीं होगा फीमेल के अंदर, और फीमेल के अंदर ओवुलेशन नहीं हुआ तो क्या प्रेगनेंसी हो जाएगी? नहीं होगी। तो क्या है? प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजन, गोनेडोट्रोपिन, एफएसएच, एलएच, नो फॉलिकल, नो ओवुलेशन। ना तो प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन बनेगा, ना एस्ट्रोजन हार्मोन बनेगा, ना फोलिक एफएसएच हार्मोन बनेगा, और बेटा
कोई भी फॉलिकल नहीं बनेगा और ओवुलेशन नहीं होगा, तो क्या प्रेगनेंसी हो जाएगी? नहीं होगी। तो अब इसने क्या कहा, हाँ जो सर्विकल म्यूकस है वो क्या हो जाएगा? थिकंड हो जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या प्रेगनेंसी के चांस क्या है? 0 हो जाएंगे। अब बात आती है वर्किंग ऑफ द नॉन स्टीरोइडियल पिल सहेली। अब आपने क्या है, एक तो स्टीरोइडियल पिल के बारे में पढ़ा था, स्टीरोइड पिल के बारे में, और एक नॉन स्टीरोइड पिल। जो नॉन स्टीरोइड पिल है वो क्या है? उसका नाम क्या है? सहेली है। क्या नाम है बेटा? सहेली। तो डेवलप्ड बाय CDRI, ये सेंट्रल्स, ये कोई ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है बेटा अपना लखनऊ के अंदर। ठीक है, अब जो सहेली है ये लखनऊ के अंदर बनाई जाती है ये मेडिसिन। ये नॉन स्टीरोइडल डिजीज वो है, टैबलेट है, आप याद रखना। इट कंटेन सेंट्रोमेन एक्स्ट्रा ज्ञान, भाई ये तो कोई एक्स्ट्रा चीज बता रखी है कि भाई इसके अंदर सेंट्रोमेन होता है। अब जो सहेली है वो कैसे ली जाती है, ये बात याद रखो आप। वंस इन ए वीक पिल, ये जो सहेली टैबलेट है ना, एक हफ्ते में एक टैबलेट ली जाती है, यानी 1 वीक में एक टैबलेट लेनी पड़ती है। सहेली एक्ट एज सीरम सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। जो सहेली है वो क्या है? एक्ट एज ए सीरम एक्ट करती है। सीरम का की फुल फॉर्म क्या है बेटा? सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर की तरह ये काम करती है। ये क्या करती है? ये करती है कि भाई जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसको क्या करेगी? प्रिवेंट बाइंडिंग, प्रिवेंट एंडोमेट्रियम थिकनिंग, ये एंडोमेट्रियम लेयर की थिकनिंग को रोकेगी। और ये क्या करेगी? किसी भी मतलब जो भी इम्प्लांटेशन होगा, मतलब इम्प्लांटेशन को भी रोकेगी ये सहेली टैबलेट। और क्या करेगी? ये एस्ट्रोजन लेवल को क्या करेगी? प्रिवेंट द बाइंडिंग, प्रिवेंट द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम लेयर को भी मतलब रोकेगी ये थिकनिंग एंड फर्दर इम्प्लांटेशन। और इससे क्या दोबारा से इम्प्लांटेशन भी हो सकती है। मतलब ये मतलब इतनी ज्यादा नुकसानदायक जो है ड्रग्स नहीं है। ठीक है, when estrogen bind to the receptor then only endometrium proliferates। जब बेटा एस्ट्रोजन बाइंड होता है रिसेप्टर के साथ तो ओनली एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट करती है। सहेली नेवर कोज एन ओव्यूलेशन, भाई जो सहेली है ना वो कभी भी एन ओव्यूलेशन का काम नहीं करती। मतलब ओवा तो रिलीज उससे होते रहते हैं लेकिन इसको इम्प्लांट ये नहीं होने देती। अब बात आती है पिल्स आर विद लेसर साइड इफेक्ट वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल, सहेली हैज इवन लेसर साइड इफेक्ट। जो सहेली मेडिसिन है उसके साइड इफेक्ट क्या है? बहुत ही कम है बेटा। अब बात आती है इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल। इम्प्लांट्स क्या होते हैं? इम्प्लांट्स क्या होते हैं? जैसे बॉडी के अंदर ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये फैन लाइक स्ट्रक्चर जो बन रहा है, ये पेन से दिखाई दे रहे हैं आपको। ये क्या है? बॉडी के अंदर यहाँ पे डाल दिए जाते हैं कट करके। हाँ, और ये क्या करते हैं? बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। और ये 5 साल के लिए इफेक्टिव होते हैं। लेकिन बहुत सारी लेडीज ऐसा इसको डलवाने से मना कर देते हैं, ऑर्डर हो जाते हैं, पेनफुल प्रोसेस है। फिर इससे अच्छा तो या तो वो सर्जिकल मेथड की तरफ जाती हैं या फिर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है यूज करती हैं। तो बस देखो इसके बारे में क्या बता रहा है। तो ये क्या है बेटा? इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल हैव प्रोजेस्टेरोन एलोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। इनके अंदर क्या है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन से कंबाइंड होते हैं ये। इम्प्लांट्स आर प्लेस्ड अंडर स्किन इन ए फैन शेप्ड मैनर दैट हैज सिलिकॉन कैप्सूल रिलीजिंग हार्मोन। ये एक सिलिकॉन कैप्सूल्स होते हैं जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं। फैन शेप स्ट्रक्चर में ऐसे यहाँ पे हाथ के अंदर डाले जाते हैं बेटा। ये इफेक्टिव फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड अप टू 5 ईयर, 5 साल तक ये वर्क करते हैं। कौन करते हैं? इम्प्लांट्स। समझे बात? इफ द प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन गिवन एज ए इंजेक्टेबल वर्किंग बोथ इज सिमिलर टू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब ये अगर बॉडी के अंदर डाल दिए इम्प्लांट्स यहाँ पे, तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है बॉडी के अंदर रिलीज करते हैं, सिलिकॉन कैप्सूल्स हैं ये। अब ये भी क्या है? एक पिल्स की तरह ही काम करेंगे। अगर ये बॉडी के अंदर डाल रखे हैं और बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा के रखते हैं
तो फिर प्रेगनेंसी को ये रोक देते हैं, 5 साल के तक ये इफेक्टिव होते हैं। फिर क्या है, ऐसे ये पिल्स की तरह ही काम करते हैं, लेकिन फर्क ये है, ये एक सर्जिकल मेथड में आ जाती है ये चीजें, ठीक है ना। ये इम्प्लांट्स बॉडी के अंदर किए जाते हैं। अब बात आती है बेटा परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड क्या है भाई, यूजुअली एडवाइज फॉर कपल्स एज ए टर्मिनल मेथड फॉर कॉन्ट्रैप्शंस व्हेन दे डू नॉट वांट चिल्ड्रन एनीमोर। अब भाई किसी को बच्चे पैदा हो गए और वो आगे फ्यूचर में और बेबी नहीं चाहते और बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, तो वो क्या है, कुछ परमानेंट मेथड यानी यूज करते हैं। और जो परमानेंट मेथड क्या है, वो सर्जिकल मेथड में आ जाते हैं, मैंने आपको बताया था। तो क्या है वो सर्जिकल मेथड, एक तो है बेटा वेस्कोटोमी। वेस्कोटोमी में क्या होता है, यानी जो मेल है उसकी वास डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है, यानी स्टेरलाइजेशन टेक्निक इन मेल। ये मेल के अंदर क्या होती है, एक स्टेरलाइजेशन टेक्निक होती है। ये स्मॉल इंसिजन कट इज मेड थ्रू द स्क्रोटम ऑफ द वास डिफरेंस इज कट एंड टाई। भाई स्क्रोटम के अंदर एक छोटा सा कट लगा के और उसको वहां से क्या है, वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। और वास डिफरेंस कट होने के बाद क्या होती है, वहां से उसके स्पर्म जो है आगे नहीं जा पाते। अब अगर आगे नहीं जा पाएंगे तो क्या होगा, अगर स्पर्म यहां से आगे नहीं गए तो क्या फर्टिलाइजेशन अपने आप स्टॉप हो जाएगा। अब दूसरी बात आती है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी भी क्या है बेटा, एक फर्टिलाइजेशन टेक्निक है। इसमें क्या किया जाता है, फीमेल की फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है। अब फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब है उसको जब हम कट करेंगे तो क्या होगा, ए स्मॉल इंसिजन इज मेड थ्रू द वेजाइना और एब्डोमेन, द फैलोपियन ट्यूब इज कट एंड टाई। अब देखो ये फीमेल की फैलोपियन ट्यूब थी, देखा था ना आपने फीमेल की फैलोपियन ट्यूब को। तो फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब है उसको क्या किया इसने, यहां से क्या कट दिया, कट कर रखा है ना। अब कट करके यहां से बांध दिया और यहां से बांध दिया। अब जो यहाँ पे ओवम बने थे वो यहां तक ही जा पाएंगे, आगे तो जाएंगे नहीं। मतलब जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है वहां पे ये जाएंगे नहीं। अब नहीं जाएंगे ओवम यहाँ से, और यहाँ यूट्रस से स्पर्म भी यहाँ आके ही रुक जाएंगे, तो अपने आप क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन स्टॉप हो गया। तो इसको बोलते हैं, इस ऑपरेशन को बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। और वास डिफरेंस में क्या है, यानी जो फीमेल है, ये सॉरी मेल है, मेल के स्क्रोटम से ये क्या है, वास डिफरेंस गई हुई है। मैंने बताया था ना इनके बारे में, यहाँ टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं और इस वास डिफरेंस को यहाँ से छोटा सा, मतलब देखो ये कट लगा रखा ना, मतलब यहाँ से कट लगा के आप क्या करोगे, इसको टाई कर देते। मान लो यहाँ से काट दी वास डिफरेंस, आगे से स्टोन और यहां से फिर क्या कर दी, टाई कर दी, तो आगे से स्पर्म जाना बंद। और स्पर्म नहीं जाएंगे तो क्या है, फर्टिलिटी नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो ये भी एक क्या है, परमानेंट मेथड है बेटा, ठीक है। अब इस मेथड के अंदर क्या होता है, अगर एक बार ये ऑपरेशन हो गया तो दोबारा से वो क्या है, फिर ये दोबारा से हम इसको नहीं कर सकते वापस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं फिर, ठीक है ना। क्योंकि अब वो ट्यूब कट ही हो गई तो फिर दोबारा से उनके अंदर फर्टिलिटी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं बेटे, ठीक है। तो ये परमानेंट मेथड के अंदर आ जाते हैं। तो परमानेंट मेथड के अंदर क्या आ गया, वेस्कोटोमी आ गया और ट्यूबेक्टोमी आ गया, ठीक है। सर कितने मिनट की हुई है क्लास, जय सर टाइम कितना हुआ एक बार देखना। तो ये किसके, तो बेटा ये क्या है, परमानेंट मेथड में क्या आ गया, वेस्कोटोमी आ गया और ट्यूबेक्टोमी आ गया। तो वेस्कोटोमी के अंदर क्या आ गया बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इज ब्लॉक्ड, स्पर्मेटोजेनेसिस विल बी कंटिन्यूड, सीमन और स्पर्म कम्स आउट। अब देखो ऐसा नहीं है कि भाई हमने वेस्कोटोमी करवा दिया तो फीमेल के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होगी, सॉरी मेल के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो मेल के अंदर तो स्पर्म बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन वो क्या है, आगे वो वास डिफरेंस के थ्रू वो आगे तक नहीं जा पाएंगे, समझे ना बेटा बात। तो नो सीमन कम्स आउट, hormones normal, a small part of the vas deferens is cut removed by a small incision through a scrotum। भाई स्क्रोटम से क्या है, यहाँ से कट लग के उसको थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है, स्क्रोटम के अंदर कट करके वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है और स्पर्म को रोक दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही ट्यूबेक्टोमी के अंदर क्या होता है,
ट्रांसफर ऑफ ओवा इज ब्लॉक्ड, oogenesis नॉर्मल। अब जो oogenesis है, oogenesis यानी ओवा का बनना, भाई ये तो प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा ऑपरेशन के बाद भी। ऑपरेशन के बाद भी जो फीमेल के अंदर जो ओवम बन रहे थे वो प्रोसेस भी एज इट इज रहेगा और सारी चीजें नॉर्मल रहेंगी ऑपरेशन के बाद। लेकिन क्या है, ये जो ओवा है वो यहां से ट्रांसफर नहीं हो पाएगा आगे, ठीक है, और सारे के सारे प्रोसेस क्या है उसके एज इट इज रहेंगे। मेल के अंदर भी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, फीमेल के अंदर भी oogenesis प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, लेकिन ये क्या है आगे ट्रांसफर होने से रुक जाएंगे क्योंकि उसकी फैलोपियन ट्यूब कट जाती है। अब बात आती है भाई, हॉर्मोन्स नॉर्मल रहेंगे, स्मॉल पोर्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज कट एंड टाई अप वाया द इंसिजन थ्रू द वेजाइना और एब्डोमेन। भाई इससे स्मॉल पोर्शन फैलोपियन ट्यूब का कट हो जाता है और उसको टाई करके बांध दिया जाता है बेटे, समझे ना। तो ये था बेटा आपकी परमानेंट मेथड में आ रही है चीजें, क्या आ रही है परमानेंट मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में क्या क्या आ गए थे, बैरियर मेथड आ गए थे आपके, और क्या क्या आ गया था, ओरल पिल्स वाले मेथड आ गए थे। ये इसको एक बार पढ़ना आप अच्छे तरीके से कि भाई कैसे हम, भाई एंट्रायूट्राइन डिवाइस आ गई थी, केमिकल्स मेथड आ गए थे प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे कुछ बैरियर मेथड आ गए थे, ठीक है ना। फिर के लैक्टेशनल एमनोरिया था कि जब तक फीमेल जो है बच्चों को मिल्क फीड करवाती है तब तक जो है उसको मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होते। तो ये सारे के सारे कुछ क्या थे नेचुरल मेथड थे, कैसे जो है कोइटस से पहले स्पर्म को बॉडी वेजाइना के अंदर ही नहीं रिलीज करना होता है, कैसे जो है वो प्रेगनेंसी रुक सकती है। तो ये सारे के सारे मेथड देखो, अब हमने क्या है नेचुरल मेथड के बारे में भी पढ़ लिया है, बैरियर मेथड के बारे में मैंने आपको बता दिया है, केमिकल मेथड के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो इनको एक बार आप अच्छे से पढ़ना भाई, ठीक है ना। नेचुरल मेथड में पढ़ बताया, बैरियर मेथड के अंदर बता दिया, केमिकल्स के अंदर बता दिया भाई केमिकल्स क्रीम्स वगैरह है, ठीक है। आईयूडीसी इंट्रायूट्राइन डिवाइस है जो बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दी जाती है। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं जो कि टैबलेट की फॉर्म में लेनी पड़ती है, मेडिसिन। इम्प्लांट्स मैंने बता दिया है, फैन लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इम्प्लांट्स यहाँ पे हैंड के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर, ठीक है ना। फिर क्या था परमानेंट मेथड के बारे में मैंने बता दिया, वेस्कोटोमी और ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या था, फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया, फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया, इसमें किसको कट कर दिया हमने, वास डेफरेंस को। अब इसने ये भी बता दिया ऑपरेशन होने के बाद स्पर्मेटोजेनेसिस एज इट इज रहती है, इसमें oogenesis भी एज इट इज रहती है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन क्या है इससे प्रेगनेंसी जो है अवॉइड हो जाती है, ठीक है बेटा। तो ये चीजें एक बार अच्छे से पढ़ना आप, ठीक है। अच्छा आपको पता है कि भाई जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो कैसे होने चाहिए, कॉस्टली इफेक्टिव होने चाहिए, इजिली अवेलेबल होने चाहिए, यूजर फ्रेंडली होने चाहिए। ऐसा नहीं कोई यूज करे तो उसको प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा पैसों के आए, ठीक है ना, तभी तो सभी लोग खरीद पाएंगे, ठीक है ना। उसके साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, कम से कम उसके साइड इफेक्ट होने चाहिए, क्योंकि कई बार जो है प्रॉपर्टी क्या कर देती है फीमेल के यूट्रस के अंदर इंसर्ट कर दी जाती है और उसके अंदर वो जख्म कर देती है कई बार, तो उसको प्रॉब्लम होने लग जाती है फीमेल को। तो ऐसे नहीं होने चाहिए ये, ठीक है ना बेटा। तो ये सारी की सारी चीजें एक बार आपने इनके बारे में पढ़ना है भाई, ठीक है। प्रॉपर्टी तुम्हें पता है कैसे एक बार करती है भाई, जो सपम है उसकी मोबिलिटी को कम कर देती है, मूविंग कंडीशन उसकी क्या है रुक जाती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें एक बार आपने पढ़नी है। भाई ओरल पिल्स कितने टाइम में लेनी चाहिए, भाई 21 दिन तक लेनी होती है ये, ठीक है ना बेटा। 5वें दिन से इसकी स्टार्टिंग होती है। फिर ये आपको दिख रही है ये आयरन पिल्स, आयरन पिल्स क्यों क्यों दी जाती हैं, ताकि फीमेल के अंदर जो है खून की कमी ना हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपने पढ़नी है भाई। 21वें दिन के बाद क्यों बंद कर देते हैं, ताकि फिर बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बना रहता है, उस कंडीशन में वो बंद कर देते हैं। उस 21वें दिन के बाद फिर क्या है दोबारा से एंडोमेट्रियम लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें आपने जो है बेटा ध्यान रखनी है भाई।
आपने पता है स्टीरॉइड ड्रग्स कौन सी हैं, नॉन स्टीरॉइडियल कौन सी हैं। नॉन स्टीरॉइड जो उसके अंदर आती है वो क्या आती है, सहेली आती है, पिल्स। नॉन स्टीरॉइड पिल के अंदर क्या आती है, सहेली। और बाकी किसके अंदर आती है बेटा, स्टीरॉइडियल पिल्स के अंदर। और स्टीरॉइडियल पिल्स के अंदर क्या है भाई, इनके अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन दोनों रहते हैं। तो ये चीज भी आपने एक बार अच्छे से करनी है। ट्यूबेक्टोमी और वेस्कोटोमी के बारे में एक बार बहुत अच्छे से आपने पढ़ना है बेटा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में। ठीक है बेटा, तो आज जो है ना आप इसके बारे में एक बार अच्छे से आप पढ़ लेना। ठीक है, तो थैंक यू बेटा। तो आज की क्लास में आपका इतना ही। ठीक है।